गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय, दिस इज योर तन्वी मिस। जैसा कि बच्चों हम चोला एम्पायर पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था कि कैसे चोला एम्पायर है वो कैसे बढ़ता गया। फिर हमने उसमें बताया कि उसमें वो किस किस चीज़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है, वो स्कल्पचर्स टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। जो चोला एम्पायर है बच्चों, वो इतना ही नहीं, वो सिर्फ टेम्पल्स और स्कल्पचर्स के लिए ही नहीं जाना जाता, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वो जाना जाता है, जैसे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन की डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता है। तो बच्चों, क्या था ऐसा, क्या खास था इसमें? चोलास फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वाई? जो चोला एम्पायर था उसने एग्रीकल्चर में फोकस क्यों किया? देखिए, अगर एग्रीकल्चर खेती नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? वैसे तो था ही, लेकिन बच्चों अगर हम एरिया देखते हैं चोला एम्पायर का, वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल था। वो कैसे बच्चों? अगर आप चोला एम्पायर के एरिया को देखते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हुआ है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के कारण क्या थे? तो ये जो एरिया है चोला एम्पायर बच्चों, यहाँ कावेरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, तो ये सारी रिवर्स मिलकर डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है बच्चों? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जब रिवर समुद्र में मिलने वाली होती है तो उससे पहले वो अपनी ब्रांचेस को फैला देती है और वो डेल्टा बनाती है। तो वैसे ही हम चोलास किंगडम को समझते हैं। चोलास किंगडम के आसपास डेल्टा बहुत सारे थे। तो बच्चों ये एरिया है चोला डायनेस्टी का, ये कावेरी रिवर है। तो बच्चों जो कावेरी रिवर है उसमें से काफी ब्रांचेस छोटे छोटे चैनल्स के रूप में निकलते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल जाते हैं। तो ये जो चैनल्स थे ये काफी ओवरफ्लो करते थे फ्रीक्वेंटली, और ये काफी फर्टाइल सॉइल अपने बैंक्स पर यानी कि किनारे पर छोड़ देते थे, और जो वाटर इन चैनल से बहता था वो काफी अच्छी एक तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता था जमीन को, जिसके वजह से एग्रीकल्चर करना काफी आसान हो जाता था और काफी अच्छी क्वालिटी हो जाती जमीन की। राइस का जो कल्टीवेशन था वो काफी अच्छे तरीके से हो पाता था इन चैनल्स की वजह से। और बच्चों अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर जो था वो चोला वंश के शासन काल से ही आया या डेवलप हुआ। तो देखें, जो तमिलनाडु है उसके दूसरे इलाकों में एग्रीकल्चर जो था वो पहले से ही डेवलप हो चुका था या फिर वहां पर होने लगा था। और अगर हम बच्चों इस रीजन की बात करें चोला वंश की, तो चोला वंश का जो प्रभाव था उस रीजन में 5th या 6th सेंचुरी में काफी बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन की सुविधा की शुरुआत की गई थी, और फॉरेस्ट जो थे उनको क्लीन किया गया था कुछ रीजन्स में, और इसके अलावा कुछ जगह जमीन को बराबर किया गया था, और डेल्टा रीजन्स में एम्बैंकमेंट्स बनाए गए यानी कि बांध, ताकि जो पानी है उसे रोका जा सके, वाटर जो है उसको फ्लडिंग से रोका जा सके, और कैनल्स बनाए गए ताकि पानी को फील्ड तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे इलाके थे जहां पर एक साल में 2 क्रॉप्स यानी कि 2 क्रॉप्स उगाए जाते थे। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में काफी बढ़ावा दिया गया था और चोला किंग्स द्वारा काम किया गया था। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके थे या बहुत सारी ऐसी जमीन थी जहां पर वाटर आर्टिफिशियली पहुंचाना जरूरी था, यानी कि वहां पानी का ऐसा कोई सोर्स नहीं था, कैनल्स नहीं थे जिसके जरिए वाटर पहुंचाया जा सके। तो वहां पर आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे कि वहां पर कुएं खोद दिए गए, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े टैंक्स बना दिए गए, और भी बहुत सारी चीजें
की गई पानी पहुंचाने के लिए, इरिगेशन के लिए। तो बच्चों, पहले चोला एम्पायर स्कल्पचर्स एंड टेम्पल्स के लिए जाना जाता था। अब एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के लिए कि किस तरह डेवलपमेंट हुआ। तो बच्चों, चोला पीरियड में एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डेवलपमेंट, ये पूरा काम, सारा काम संभालना होता तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा प्लानिंग लगती है, काफी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है, लोगों को काम पर लगाने की जरूरत होती है, इनको मेंटेन भी करना होता है इन कामों को, और साथ ही ये डिसाइड करना होता है कि वाटर को किन लोगों को कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो वहां पर जो भी लोग रहते थे, रूलर्स रहते थे, वो एक एक्टिव इंटरेस्ट लेते थे। तो हमने क्या देखा इस पूरे टॉपिक में कि जो चोला डायनेस्टी है उसने स्कल्पचर्स और टेम्पल्स में ही नहीं, उसने एग्रीकल्चर और इरिगेशन में भी काफी डेवलपमेंट की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब वहां की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, ठीक है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।